तो आज हम लोग मॉडल सेट कर रहे हैं। जो प्रोजेक्ट रेल का आया है, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से जो निकला है, उसका फिजिक्स का हम लोग मॉडल सेट का सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, ऐसे बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन इसमें नहीं दिया गया है और बहुत सारा एरर भी है क्वेश्चन में। लेकिन चलिए, कोई भी क्वेश्चन हो अपना हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन कोई भी हो, करना ही है। तो इसमें हम लोग करते हैं सबसे पहले मॉडल सेट 1 का। तो बहुत ज़्यादा टाइम बिना किए हुए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट इसमें से कौन होगा? तो फर्स्ट का जो आंसर है वो डी होगा। फर्स्ट का आंसर क्या होगा यहाँ पे आपका? तो डी होगा फर्स्ट का आंसर। अब ये आंसर कैसे होगा वो हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए, हम लोग एफ इक्वल टू क्या जानते हैं? क्यू ई। कोई भी चार्ज रहता है तो उस पर फोर्स लगता है एफ इक्वल टू क्यू ई। तो एफ इक्वल टू क्यू ई फोर्स यहाँ पे लग रहा है और ई इक्वल टू क्या होता है? एफ बटा क्यू। तो यहाँ पे क्या होगा? न्यूटन पर कूलम। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ़ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इट इज। इस पर टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इलेक्ट्रिक डायपोल को रख रहे हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल को रखेंगे तो उस पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो। ये किस तरह से होगा जीरो? क्योंकि डायपोल में क्या होता है? माइनस और प्लस चार्ज दोनों इक्वल चार्ज होता है। अब दो इक्वल चार्ज पे होता है और एक माइनस और एक प्लस होता है, तो दोनों पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं होता है। तो फोर्स यहाँ पे पूछा था कि नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इट क्या हो जाएगा? तो जीरो। लेकिन अगर टॉर्क पूछता तो फिर हम लोग जीरो नहीं कहते। ये देखिए, हम फिगर से दिखाए हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल है, माइनस क्यू और प्लस क्यू है और इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें ऊपर की ओर हम दिए हैं। तो फोर्स इसमें किधर लग रहा है? नीचे की तरफ। माइनस वाला पे फोर्स नीचे की तरफ और प्लस वाला पे फोर्स ऊपर की तरफ। तो नेट फोर्स इस पर क्या हो गया? जीरो। तो आपका नेट फोर्स यहाँ पे क्या बता रहा है कि नेट फोर्स इस पर क्या हो गया? जीरो हो गया आपका इस पर नेट फोर्स। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। इसमें क्या कर रहा है? द वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करने के लिए यहाँ पे क्या होता है? वर्क डन पी ई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होगा। तो यहाँ एम ई लिख दिया है, वो गलत है। यहाँ पे क्या होगा? पी ई होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? ये आंसर होगा आपका पी ई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि वोल्ट पर मीटर किसका इक्वेशन है? तो वोल्ट पर मीटर है यहाँ पे। तो वोल्ट पर मीटर यहाँ पे किसका इक्वेशन होगा आपका? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। ई बराबर क्या होता है? वी बटा डी। ई इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं ई इक्वल टू वी बटा डी जानते हैं। तो ई इक्वल टू वी बटा डी जानते हैं। तो यहाँ वोल्ट पर मीटर है। तो वोल्ट पर मीटर इसका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। और अभी जस्ट हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या पढ़े? न्यूटन पर कूलम। तो आपका 4 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो आपका सही आंसर यहाँ पे होगा 4 का सी होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन पे। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए डायपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंस। अब फिर यहाँ पे क्या कर रहा है? सेम क्वेश्चन तो यहाँ पे भी कह रहा है कि यहाँ पे एक डायपोल को हम लोग क्या कर रहे हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं। तो ये क्या एक्सपीरियंस करेगा? तो ए नोट फोर्स, फिर क्या रहा है? ए टॉर्क, बोथ नेट फोर्स एंड टॉर्क। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा? डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो नेट फोर्स क्या हो जाता है? जीरो। लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं होता है। इसलिए आपका सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? बी। तो आपका सही आंसर यहाँ पे बी होगा कि उस पर नेट टॉर्क क्या होता है? वो लगता है, लेकिन नेट फोर्स जीरो नहीं होता है। तो ये टॉर्क लगाएगा लेकिन फोर्स जीरो हो जाता है। फिर 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड पोटेंशियल वी। बहुत इंपॉर्टेंट ये रिलेशन है। ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट ये रिलेशन है। ये इस पर हम लोग बहुत क्वेश्चन भी किए हैं और कंपटीशन में बहुत क्वेश्चन आता है इस पर। तो ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है आपका, 6 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? व्हेन एन डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में क्या कर रहे हैं हम लोग? डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को हम लोग रख रहे हैं। तो विच रिमेन कनेक्टेड टू ए बैटरी। देखिए, वो पहले से बैटरी से कनेक्ट है और अभी भी बैटरी से कनेक्टेड ही रहने दे रहे हैं और उसमें हम लोग स्लैब को ला करके डाल रहे हैं। देन चार्ज ऑन द प्लेट रिलेटिव टू द अर्लियर चार्ज। देखिए, बैटरी से जब हम कनेक्टेड छोड़ देंगे तो क्या होगा? वहाँ पे चार्ज जो है बैटरी से कनेक्टेड हम लोग छोड़ रहे हैं तो फिर वहाँ पे जो चार्ज का जो वैल्यू है वो बढ़ेगा। ठीक है, अगर हम लोग बैटरी से कनेक्टेड नहीं छोड़ते तो फिर वो अलग केस था। बैटरी से अगर हम हटा देते तब फिर चार्ज वही रह जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बैटरी से कनेक्टेड छोड़ दे रहे हैं तो क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को डालने से कैपेसिटेंस बढ़ेगा और कैपेसिटेंस बढ़ेगा
तो चार्ज भी क्या होगा, बढ़ेगा। वो देखिए किस तरह से हो रहा है, थोड़ा हम फिगर से दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, ये अभी यहाँ पे क्या है, ये आपका क्या है, सिर्फ कैपेसिटर है, यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं डाला हुआ, तो Q इक्वल टू सी भी हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब इसके अंदर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डाल दिए तो Q डैश इक्वल टू सी डैश भी हो जाएगा। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो कैपेसिटेंस का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो चार्ज भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो कैपेसिटेंस का वैल्यू इंक्रीज करने से चार्ज भी क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज करेगा आपका। तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज क्या होगा, मोर होगा, पहले से क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर डिसकनेक्ट कर देते, कनेक्टेड नहीं रहता, यहाँ पे डिसकनेक्ट करके अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डालते तो फिर चार्ज वही रहता, चार्ज वहाँ पे चेंज नहीं होता। तो 7 का आंसर यहाँ पे आपका ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज थीन स्फेरिकल सेल कह रहा है। तो थीन स्फेरिकल सेल है, यहाँ पे सॉलिड स्फीयर नहीं है, यहाँ पे थीन स्फेरिकल सेल है, मतलब वो हॉलो है वहाँ पे। तो हॉलो स्फीयर अगर है, यहाँ पे सेल लिखा है मतलब हॉलो स्फीयर है, तो हॉलो स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे क्या होगा, तो सेल के अंदर, मतलब उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है। तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है, क्योंकि सारा चार्ज जो है वो कहाँ जाता है, सरफेस पे, सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता है। तो सारा चार्ज सरफेस पे आने से क्या होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, जीरो। तो 8 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 9 नंबर में क्या कर रहा है, इफ़ द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेज, कोई पॉजिटिव चार्ज से हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट द पॉइंट, तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, तो क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल का वैल्यू घटेगा, वहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगा आपका। तो डिक्रीज कैसे होगा, v इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, KQ बाई R। तो अगर R का वैल्यू बढ़ाएंगे तो v का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। तो आपका सही आंसर यहाँ पे B हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट आर। किरचॉफ फर्स्ट और सेकंड लॉ किसको बताता है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और किरचॉफ सेकंड लॉ क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड एनर्जी, बी ऑप्शन जो है वो उसमें आपका है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि फर्स्ट लॉ क्या करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और सेकंड लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देते हैं, वाई इज़ द व्हीटस्टोन ब्रिज मोर एक्यूरेट दैन अदर मेथड ऑफ मेजरिंग एक्सपेरिमेंट। अदर मेजरिंग एक्सपेरिमेंट से व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो ज़्यादा अच्छा क्यों है, क्योंकि ये क्या होता है, नल मेथड पे काम करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो किस पे काम करता है आपका, तो ये नल मेथड पे ये काम करता है। तो आपका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए, कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो नल मेथड पे काम करता है। तो 11 का आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज हाफ। कंडक्टर का लेंथ को हाफ कर रहे हैं तो इट्स रेजिस्टेंस विल भी, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर हम लेंथ को हाफ कर देंगे तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा वो हम लोग देख। तो देखिए क्या कर रहे हैं, लेंथ को हाफ कर रहे हैं, तो आर इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, रो एल बाई ए होता है। तो यहाँ रो एल बाई होता है, तो एल के जगह पे क्या हम लोग पुट करेंगे, एल बाई 2। तो एल के जगह पे एल बाई 2 पुट कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा। तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा। तो 12 का सही आंसर आपका ये हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट 13 नंबर में क्या कर रहा है, EMF इज मेजर्ड इन। EMF किस में मेजर होता है, तो EMF जो आपका मेजर होगा यहाँ पे क्या होगा, जूल पर कूलम में होगा। EMF भी यहाँ पे क्या होगा, W इक्वल टू क्यू वी होता है ना, तो W इक्वल टू क्यू वी होता है। यहाँ पे आपका हम लोग क्या फार्मूला जानते हैं, W इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी। तो ये भी डेल्टा वी क्या EMF है, तो W बटा क्यू, तो ये क्या होगा, जूल पर कूलम। तो आपका सही आंसर यहाँ पे बी होगा, जूल पर कूलम। नेक्स्ट क्या कर रहा है, पोटेंशियोमीटर मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस मोर एक्यूरेट दैन ए वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर से क्या होता है, ज़्यादा एक्यूरेट पोटेंशियोमीटर जो है वो वोल्टेज को मापता है। तो ये क्यों मापता है, क्योंकि इट हैज़ ए वायर ऑफ हाई रेजिस्टेंस, इट हैज़ ए वायर ऑफ लो रेजिस्टेंस, इट डज नॉट ड्रा करेंट फ्रॉम एक्सटर्नल सर्किट। तो आपका सही आंसर यहाँ पे सी होगा, ये एक्सटर्नल सर्किट से करेंट को ड्रा नहीं करता है। तो आपका सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, 14 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल डज नॉट डिपेंड ऑन। सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे सभी पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोड का सेपरेशन पे। सेल यहाँ पे तो पढ़ना नहीं आपका, ये सेल का कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन दिया है कि इलेक्ट्रोड का सेपरेशन पे डिपेंड करता है, ये तो थोड़ा केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। इलेक्ट्रोड के मटेरियल पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोलाइट पे भी डिपेंड करेगा, और
यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट का सरफेस एरिया, यहाँ सिर्फ एरिया लिखा है, सरफेस एरिया होगा। तो ये सब पे डिपेंड करता है। इसमें कह रहा है नोट डिपेंड है, तो यहाँ पे हमको कोई आंसर नहीं लग रहा है, तो ये गलत क्वेश्चन है आपका, इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा, इसका कोई ये नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 16 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप एट द मैग्नेटिक इक्वेटर। तो ये क्वेश्चन आपका जो हम लोग जैक के द्वारा जो मॉडल सेट 1 किया गया था उसमें भी ये क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछ रहा है, इक्वेटर पे मैग्नेटिक डिप और पोल पे मैग्नेटिक डिप। तो ये दोनों को आप बहुत अच्छा तरह से याद कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वेटर पे पूछ रहा है, तो इक्वेटर पे क्या होता है 0 डिग्री। तो इक्वेटर पे आपका जो आंसर होगा यहाँ पे क्या होगा 0 डिग्री। भाई अगर पोल पे पूछता है तो पोल पे क्या होता 90 डिग्री। तो थोड़ा सा हम इसको फिगर से फिर आपको दिखा देते हैं ताकि आपका ये कंप्लीट रहे। तो ये देखिए मैग्नेटिक डिप यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे दिखाया गया है। ये हॉरिजेंटल लाइन के साथ जो इंक्लाइनेशन होता है इसको हम लोग मैग्नेटिक डिप बोलते हैं। तो ये हम पिछला वीडियो में भी बहुत डिटेल से बताए थे। तो आपका जो इक्वेटर पे होता है वो कितना होता है 0 डिग्री, और पोल पे कितना होता है तो 90 डिग्री। तो ये ध्यान रखना है कि इक्वेटर पे 0 डिग्री और पोल पे 90 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो ये हो गया आपका आंसर, यहाँ पे क्या होगा 0 डिग्री होगा आपका इक्वेटर पे। मैग्नेटिक डिप का वैल्यू कितना होगा 0 डिग्री इक्वेटर पे। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करेंट इन द सेम डायरेक्शन विल बी। सेम डायरेक्शन में अगर करंट जा रहा है तो दोनों अट्रैक्ट करेगा। तो चलिए यहाँ पे क्या कर रहा है, सेम डायरेक्शन में अगर करंट जा रहा है, यहाँ पे पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे 2 कंडक्टर है आपका, दोनों कंडक्टर में अगर करंट यहाँ पे सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो पूरा डिटेल में हम यहाँ पे नहीं बताए थे। यहाँ पे इसका मैग्नेटिक फील्ड इस पे, इसका मैग्नेटिक फील्ड इस पे, भी दोनों पे फोर्स लगता है। तो जब सेम डायरेक्शन में करंट होगा तो क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को, और जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा तो रिपेल करेगा एक दूसरे को। तो यहाँ पे क्या होगा, सेम डायरेक्शन में करंट होगा तो अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को। तो सही आंसर क्या होगा आपका, ए होगा। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ के अनुसार कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो एम्पियर सर्किट लॉ क्या होता है, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नोट आई होता है। तो बी डॉट डी एल होता है, लेकिन यहाँ पे बी क्रॉस डी एल दिया हुआ है, तो आपका इसमें नन ऑफ दीज होगा, डॉट कहीं पे भी नहीं दिया है। तो यहाँ पे जो होता है हम लोग क्या पढ़े हैं, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नोट आई, ये पढ़े हैं। तो यहाँ पे अगर डॉट देता ना तो ये आंसर सही होता, लेकिन यहाँ पे अब हम क्या देंगे, नन ऑफ दीज। तो डॉट यहाँ पे होना चाहिए, तो बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नोट इंटू आई। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये चार्ज क्यू इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सच दैट वी इज परपेंडिकुलर टू बी। अब वी क्या है, बी के परपेंडिकुलर है, तो फोर्स क्या होगा, तो एफ इक्वल टू क्या होता है क्यू वी बी साइन थीटा। तो हम लोग जानते हैं एफ इक्वल टू होता है क्यू वी बी साइन थीटा। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर बोल रहा है, तो मतलब थीटा कितना होगा 90 डिग्री, और थीटा 90 डिग्री होगा तो साइन 90 का वैल्यू 1 होगा। तो आपका सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, क्यू वी बी। तो आपका यहाँ पे बी सही आंसर होगा, बी 19 का बी सही होगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द एक्सप्रेशन ऑफ लॉरेंस फोर्स। तो लॉरेंस फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, क्यू ई इंटू वी क्रॉस बी। तो आपका यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फोर्स लगाता है लॉरेंस फोर्स में। तो आपका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। तो 20 का जो है आपका सही आंसर यहाँ पे हो गया सी। नेक्स्ट क्या कर रहा है, द मैग्नेटिक लाइन ऑफ द फोर्स इनसाइड ए बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक लाइन किस तरह से होता है, तो बार मैग्नेट जब हम लोग बनाते हैं तो इधर हो गया नॉर्थ, इधर हो गया साउथ। तो बाहर में जो होता है वो क्या होता है, नॉर्थ से साउथ, मैग्नेट के बाहर में नॉर्थ से साउथ। लेकिन इनसाइड द बार मैग्नेट, तो बार मैग्नेट के अंदर कहाँ जाता है, साउथ से नॉर्थ, क्योंकि ये क्लोज लूप होता है, क्लोज लूप होता है तो साउथ से नॉर्थ जाता है मैग्नेट के अंदर। तो आपका सही आंसर 21 का क्या हो जाएगा, डी। तो 21 का डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं 22 नंबर क्वेश्चन। तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द पोलरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज़ फाउंड बाय। इंड्यूस ईएमएफ का जो पोलरिटी है वो किससे पता चलता है, तो ये क्या करता है, लेंज लॉ, लेंज लॉ इन अपोज करता है। तो सही आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सी। लेंज लॉ से यहाँ पे पोलरिटी जो है वो ईएमएफ का होता है इंड्यूस। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, विच इज करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका पिछला वाला में भी देखे थे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, हम लोग को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में लिखना है। तो फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी होता है यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है।
तो सबसे कम जो फ्रीक्वेंसी है आपका यहाँ पे क्या है, रेडियो वेव का होता है, और सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी होता है वो किसका है, गामा रे का है। तो यहाँ पे गामा रे का फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे ज़्यादा है, और रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी कम है। इसके ऑर्डर को आप लोग ध्यान रखिएगा, हम अभी और दिखा रहे हैं एक चार्ट, उससे आप लोग सही आंसर इसमें और टिक आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका यहाँ पे सही आंसर है। तो देखिए इसका हम चार्ट दिखाते हैं, इसको आप लोग हो सके तो अपना नोट कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। ये देखिए आपको यहाँ पे दिखाया गया है, इस फिगर में देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, लो फ्रीक्वेंसी किसका है। सबसे पहले यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी आपका दिया हुआ है, नीचे में गामा रे का हाई फ्रीक्वेंसी है, और लो फ्रीक्वेंसी किसका है आपका, तो रेडियो वेव। तो रेडियो वेव का लो फ्रीक्वेंसी है और गामा रे का हाई फ्रीक्वेंसी है। और वेवलेंथ यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो वेवलेंथ इसका क्या है, लो वेवलेंथ है, लॉन्ग वेवलेंथ। रेडियो वेव का वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है, और गामा रे का वेवलेंथ क्या है, कम है। शॉर्ट वेवलेंथ किसका है, गामा रे। तो गामा रे का वेवलेंथ जो है वो कम है, और रेडियो वेव का वेवलेंथ क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है। तो आपका यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी कहेगा तो गामा रे का, तो ये ऑर्डर लिखा हुआ है, तो इस ऑर्डर को ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा कि रेडियो वेव का वेवलेंथ कम होता है, फिर माइक्रोवेव का ज़्यादा होता है, फिर इंफ्रारेड का ज़्यादा ये कम होता है वेवलेंथ, फिर विजुअल लाइट का और कम होता है, फिर अल्ट्रावायलेट रे का और कम होता है, फिर आपका एक्सरे का कम होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, फिर गामा रे का वेवलेंथ यहाँ पे क्या है, कम दिया है आपका। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, द रोल ऑफ इंडक्टेंस इज इक्विवेलेंट टू। इंडक्टेंस का जो रोल है वो किसके बराबर है, तो इंडक्टेंस का रोल जो है वो इनर्शिया के बराबर है, क्योंकि इंडक्टेंस का जो एनर्जी होता है यू बराबर क्या होता है, इंडक्टेंस का जो एनर्जी होता है यू इक्वल टू होता है हाफ एल आई स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हाफ एल आई स्क्वायर होता है आपका इंडक्टेंस का जो एनर्जी होता है वो होता है हाफ एल आई स्क्वायर। तो यहाँ पे हाफ एल आई स्क्वायर होता है यहाँ पे, और हाफ एल आई स्क्वायर, और यहाँ पे होता है मतलब करेंट का स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोग इनर्शिया में हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे जो एल है वो ये होगा आई करेंट, और यहाँ पे ओमेगा क्या हो गया, एंगुलर, ये यहाँ पे आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एल जो है वो आई के इनवर्स ये होता है, इक्विवेलेंट होता है। यहाँ पे 24 का आपका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। तो 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट एग्जिबिट मैक्सिमम पावर डिसिपिटेशन। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पावर डिसिपिटेशन किस में होता है वो हम लोग देखते हैं। ये देखिए पिछला क्वेश्चन में जो हम बताए थे, इंडक्टर में क्या होता है, हाफ एल आई स्क्वायर होता है, इसमें क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। तो जो काम यहाँ पे एल का है वही काम यहाँ पे किसका हो रहा है, ओमेगा का हो रहा है। तो यहाँ पे जो एल है यहाँ पे ये क्या हो रहा है, आई है। तो एल क्या है, इंडक्टेंस किसके बराबर है, तो इनर्शिया के इक्विवेलेंट है आपका यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट एग्जिबिट मैक्सिमम पावर डिसिपिटेशन। तो मैक्सिमम पावर डिसिपिटेशन किस में होता है, तो प्योर रजिस्टिव सर्किट में। प्योर जो रजिस्टिव सर्किट होता है उसमें क्या होता है, मैक्सिमम पावर डिसिपिटेशन होता है, सबसे ज़्यादा पावर का लॉस होता है। 26 नंबर क्या कह रहा है, डी ब्रोगली इक्वेशन स्टेट दैट। डी ब्रोगली इक्वेशन क्या कहता है कि लाइट में जो है वो दोनों नेचर का होता है, तो ड्यूल नेचर होता है, इसके बारे में बताता है। तो 26 का भी आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। तो क्या कराता है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट प्रूफ डैट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइट का जो पोलराइजेशन है वो क्या प्रूफ करता है कि लाइट जो है वो किस नेचर का है, तो ट्रांसवर्स नेचर का है। तो ये बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट जो है वो क्या प्रूफ करता है, तो ये बता रहा है कि ये ट्रांसवर्स नेचर का लाइट होता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छा इसमें भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर में क्या यूज होता है, तो ऑप्टिकल फाइबर किस पे काम करता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, TIR पे। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन याद रखिएगा आपका। उसके बाद फिर मिराज का फॉर्मेशन भी पूछ सकता है, मेरा नाम मिराज है, तो मिराज का फॉर्मेशन किस पे होता है, तो वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे होता है। तो उसको भी थोड़ा याद रखिएगा, थोड़ा वो मेरा नाम से इसलिए हम ज़्यादा याद रखते हैं उसको, मिराज फॉर्मेशन। चलिए तो 28 का भी हो गया, सी आंसर हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट जो 29 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या कर रहा है, टू लेंस हैविंग पावर +6D एंड -4D आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट, द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो दोनों का कॉम्बिनेशन, कितना आसानी का क्वेश्चन दिया है, बस जोड़ना है। लग रहा है कि ये पहला क्लास का जोड़ने वाला क्वेश्चन दिया है। तो पावर इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, +6D और -4D। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा, 2D होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 29 का आपका डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, 29 का डी। नेक्स्ट कह रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज लेफ्ट इन 5 हाफ लाइफ। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। 5 हाफ लाइफ के बाद जो है वो कितना % रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो बचा हुआ रह जाएगा।
तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। 5 हाफ लाइफ के बाद वो कितना बचा हुआ रह जाएगा। तो ये देखिए हाफ लाइफ का क्वेश्चन हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। शुरू में एन नोट है तो 1 हाफ लाइफ के बाद एन नोट बाई 2, सेकेंड हाफ लाइफ के बाद एन नोट बाई 4, थर्ड हाफ लाइफ के बाद एन नोट बाई 8, फोर्थ के बाद एन नोट बाई 16 और उसके बाद फिर एन नोट बाई 32। हर बार हाफ हम करते जा रहे हैं। तो 5 हाफ लाइफ यहाँ पे हो गया, तो 5 हाफ लाइफ के बाद कितना हो गया एन नोट बटा 32। तो यहाँ पे एन नोट बटा 32 यहाँ पे हो गया, तो कितना यहाँ पे बचा हुआ रह गया आपका, तो 1 बटा 32 हम करेंगे तो 3.125 आपका आ जाएगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा करके देखिएगा, तो ये आ जाएगा 3.125। तो सही आंसर आपका हो गया 30 का ए हो गया। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिवर्सल गेट, कौन यूनिवर्सल गेट नहीं है। तो यहाँ पे उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तीनों जो है वो ए बी और सी तीनों क्या है बेसिक लॉजिक गेट है और यूनिवर्सल कौन है नैंड गेट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिवर्सल गेट, नोट यहाँ पे हटा देना चाहिए था कि कौन यहाँ पे यूनिवर्सल गेट है। तो आपका कौन होगा नैंड गेट क्या होगा यूनिवर्सल गेट होगा और ये तीनों है वो बेसिक लॉजिक गेट है। चलिए नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। व्हाट हैपन टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर ऑन हीटिंग, जब हम लोग हीट करते हैं तो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हीट करने से सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है डिक्रीज करता है, जबकि कंडक्टर अगर बोलता है तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है इंक्रीज। अभी जस्ट हम सेमीकंडक्टर पढ़ाए हैं तो उसका वीडियो में हम बताए हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था। तो सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या करता है हीट करने से क्या होता है डिक्रीज करता है, लेकिन अगर कंडक्टर बोलता है तो फिर क्या होता है इंक्रीज करता है। तो सही आंसर आपका यहाँ पे बी है डिक्रीज करेगा, कि सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस हीट करने से क्या होगा डिक्रीज करेगा। तो बी आपका यहाँ पे सही आंसर है। वही अगर कंडक्टर बोलता है तो फिर क्या होता आपका इंक्रीज करता, ये सही आंसर होता। ये हो गया 32 नंबर क्वेश्चन का हो गया। अब हम लोग देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कर रहा है, इन ए सेमीकंडक्टर व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन, सेमीकंडक्टर में कंडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो सेमीकंडक्टर में कंडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो कंडक्शन जो होता है वो किसके कारण होता है इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण हमको करंट मिलता है। तो सी यहाँ पे सही आंसर होगा, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण होता है। जबकि कंडक्टर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, यहाँ पे प्रोटॉन फ्लो नहीं करता, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल दोनों फ्लो करेगा। तो सही आंसर आपका हो गया सी। 4 नंबर में क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फॉर टेलीविजन ट्रांसमिशन द फ्रीक्वेंसी इम्प्लाइड इज नॉर्मली इन द रेंज ऑफ, जो फ्रीक्वेंसी होता है वो नॉर्मली किस रेंज में होता है टेलीविजन ट्रांसमिशन में। तो आपका सही आंसर यहाँ पे होगा मेगा हर्ट्ज में। तो सी आपका सही आंसर यहाँ पे होगा 34 का सी, 30 से 300 मेगा हर्ट्ज, सी आंसर आपका सही हो गया। नेक्स्ट हो गया आपका विच मिरर हैज़ रियल फोकस, रियल फोकस किस मिरर का होता है, फोकस बोल रहा है कि रियल फोकस किसका होता है। तो मतलब जो आकर के सामने से कट करता हो प्रिंसिपल एक्सिस को वो उसमें क्या होगा रियल फोकस होगा। तो रियल फोकस इसमें आपका किस में होगा ये हम लोग देखते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मिरर से क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए 12th में, लेकिन है क्वेश्चन अच्छा कि रियल फोकस किसका है। तो कॉनकेव मिरर का यहाँ पे क्या होगा रियल फोकस होगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर में क्या होता है लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है वो इससे रिफ्लेक्शन होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को पूरी तरह से यहाँ पे काटता है, प्रत्यक्ष रूप से काटता है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर जब हम लोग देखते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है लाइट जब आता है तो वो क्या होता है इधर फैल जाता है, तो ये पीछे की तरफ बढ़ाने पे वो काटेगा प्रिंसिपल एक्सिस को। तो ये क्या होता है रियल फोकस नहीं होता है। फिर प्लेन मिरर में भी क्या होगा वहाँ पे रियल फोकस नहीं होगा। तो सही आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा ए होगा आपका सही आंसर, कि कॉनकेव मिरर में क्या होता है रियल फोकस होता है। तो चलिए आपका ये ऑब्जेक्टिव का हम मॉडल सेट 1 का ऑब्जेक्टिव हम करवा दिए हैं। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको तो खुद से करना है, तो कौन कौन इंपॉर्टेंट है ये अपना यहाँ से इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसका आप कर लीजिए। ये सब तो शॉर्ट क्वेश्चन है अपना कर लीजिएगा, और लॉन्ग क्वेश्चन बहुत सारा है इसमें, और गेट एंड गेट ये सब इंपॉर्टेंट है आपका, हाफ वेव रेक्टिफायर डायग्राम। तो इसमें से कौन जो क्वेश्चन दिया है उसको आप लोग ये देखिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये सब पूछता है आपका 1/f = मी -1 1/r1 -1/r2। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग करके जाइए, ये सब क्वेश्चन पूछेगा आपका। तो चलिए इसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट है आपका लॉन्ग क्वेश्चन में वो हम बता देते हैं। तो इसमें एक आपका ये हो गया रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कर भी सकते हैं आपका इसका कंपाउंड, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। 16 और 17 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 नंबर और 17 नंबर जो क्वेश्चन है ये मतलब ऑप्टिक्स में ये दोनों क्वेश्चन हमेशा आता है। तो आपका 16 नंबर क्वेश्चन और ये 17 नंबर क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है आपका लॉन्ग क्वेश्चन में। उसके बाद ये फ्रिंज विथ ये तो YDSC, तो 15 और 16 दोनों एक साथ तो पूछ नहीं सकता है।
तो क्वेश्चन सब लॉन्ग क्वेश्चन वाला अच्छा दिया है, 15 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा ही है, इंपॉर्टेंट ही है आपका। पीएन जंक्शन डायोड भी दिया है, लेकिन 18 उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। रिवर्स बायस अच्छा ही है क्वेश्चन ऐसे। चलिए चारों अच्छा क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन का जो है, तो आप लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, शॉर्ट वाला अपना कर लीजिएगा आप लोग क्वेश्चन। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मॉडल सेट 2 का सोल्यूशन देखेंगे। तो कुछ भी बस 15 मिनट 20 मिनट टाइम देना है, पढ़ लेने में क्या जाता है आपका। हो सकता है ज़रूर इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अच्छा ही क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा भी ख़राब क्वेश्चन नहीं बनाया गया है, क्वेश्चन ठीक ही है। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन को कर लीजिएगा, अच्छा आपका एग्ज़ाम जाएगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव का करना ही ज़्यादा अच्छा है, सब्जेक्टिव तो आप लोग लिख ही लेते हैं, मालूम ही है। चलिए ठीक है, तो आप लोग इसी तरह से वीडियो को देखते रहें और इसको शेयर भी करें, ठीक है। दूसरे ग्रुप में इसको शेयर भी करें ताकि और भी लोगों को इसका लाभ मिल सके।